नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में। देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू भी, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी देखने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम DFCCIL के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को यहाँ पर चैनल पर आ जाना है और सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है। इसके बाद जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहली प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी DFCCIL इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसको आप जैसे ही विजिट करेंगे तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस हम कवर करेंगे DFCCIL के लिए, तो वो आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हम कुछ MCQ भी पढ़ेंगे जैसे हमारा एग्जाम और नज़दीक आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SMPS कि SMPS जनरली होता क्या है। तो देखिए, अगर हम SMPS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। बेसिकली ये SMPS एक प्रकार की पावर सप्लाई है, मतलब एक प्रकार की सर्किटरी है जो कि करती क्या है कि अनरेगुलेटेड AC को रेगुलेटेड DC में कन्वर्ट करती है, लेकिन किसके द्वारा? हाई फ्रिक्वेंसी स्विचेस को काम में लेके। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, SMPS इज अ टाइप ऑफ पावर सप्लाई दैट कन्वर्ट्स अनरेगुलेटेड AC टू रेगुलेटेड DC बाय यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी स्विचेस। अब देखिए, ये करते का SMPS करता है क्या? वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब DC में जो हमें फिक्स वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। रेगुलेट का मतलब मान लीजिए हमें आउटपुट में मान लीजिए DC पावर सप्लाई है, मान लीजिए हमें 12 वोल्ट की चाहिए, तो वो प्रॉपर 12 वोल्ट की है, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। मतलब कि जो इनपुट में फ्लक्चुएशन आता है उसको वो हटा देता है, वो अनरेगुलेट होती है, उसको रेगुलेट करके जो फिक्स वोल्टेज हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक आप सभी लोगों ने वोल्टेज रेगुलेटर का नाम जरूर से सुना होगा। अब जब हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर है तो SMPS की जनरली हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है। हालांकि SMPS की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों, इसके अलग अलग एक्सपेक्ट हैं, मतलब ये अलग अलग कारण है जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा। बट फिलहाल अगर मैं आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर और SMPS में अंतर बताऊँ तो देखिए, मान लीजिए जो वोल्टेज रेगुलेटर वो करता क्या है, मान लीजिए इनपुट में आपने दिया उसको 50 वोल्ट, अब आउटपुट में मुझे जो है 20 वोल्ट चाहिए, तो बाकी जो 30 वोल्ट वो गायब करेगा, मतलब जो कम करेगा हमारा जो रेगुलेटर, वो हीट की फॉर्म में उसको डिसिपेट कर देगा। लेकिन SMPS जनरली दोस्तों ऐसा नहीं करता है। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज, मतलब पावर सप्लाई हीट की फॉर्म में डिसिपेट नहीं होती है। जनरली यहाँ पर करते क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करके हम खुद ही जितनी हमें ज़रूरत होती है वोल्टेज की या जितनी हमें पावर सप्लाई की जरूरत होती है उतनी पावर सप्लाई में हम हाई फ्रिक्वेंसी स्विचेस को काम में लेके जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जनरली दोस्तों इंडक्टिव होता है, मतलब इंडक्टिव वोल्टेज होता है और उसको भी हम स्टोर कर लेते हैं, मतलब कि हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट यहाँ पर नहीं होती है। तो ये बेसिकली एक एडवांटेज है SMPS का। इसके पहले अगर दोस्तों आप सभी ने इन्वर्टर के बारे में नहीं समझा है, UPS के बारे में नहीं समझा, तो आगे इस वीडियो को आपको थोड़ा परेशानी आने वाली है। तो सबसे पहले आप उन वीडियो को जरूर से समझिएगा, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा। तो फिलहाल अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊं तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि एक प्रकार की पावर सप्लाई है जो कि अनरेगुलेटेड AC को रेगुलेटेड DC में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसीज वाले स्विचेस का काम में लेकर या फिर हाई फ्रिक्वेंसी स्विचेस के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरेगुलेटेड AC इनपुट में दी जा रही है, आउटपुट में हमें ये SMPS है, इससे हमें रेगुलेटेड आउटपुट मिल रहा है DC पावर सप्लाई का। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से समझें तो जो SMPS है वो हमारे AC को, मतलब अनरेगुलेटेड AC को रेगुलेटेड DC में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी बेसिकली एक प्रकार का कन्वर्टर ही तो आना, जो कि अनरेगुलेटेड AC को मतलब कि DC में कन्वर्ट कर रहा है। तो पिछली वीडियो में, इन्वर्टर वाले वीडियो में, हम सभी ने टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर AC टू DC, DC टू AC वगैरह वगैरह सभी प्रकार के कन्वर्टर के बारे में समझा था। इस वीडियो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई की पावर सप्लाई जनरली कितने प्रकार की होती हैं। आप सभी DFCCIL में जितने भी छात्र हैं सभी के इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस में भी पावर सप्लाई का सिलेबस दिया गया है कि पावर सप्लाई क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं पावर सप्लाई के बारे में जनरली। तो देखिए, पावर सप्लाई बेसिकली एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है हमारे किसी भी लोड को या फिर इलेक्ट्रिक लोड को। मान लीजिए आपका फैन है, तो फैन क्या है, एक इलेक्ट्रिक लोड है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई एक ऐसे डिवाइस होगा जनरली जो कि उस फैन को पावर सप्लाई देगा, मतलब इलेक्ट्रिक पावर देगा, तो वो हमारी जनरली पावर सप्लाई होती है। अब पावर सप्लाई दोस्तों जनरली काफ़ी टाइप्स की होती है, जैसे AC पावर सप्लाई। अब देखिए, हमारे घरों में जनरली कौन सी पावर सप्लाई आती है, AC पावर सप्लाई। AC पावर सप्लाई में क्या होगा, हमें
AC करंट देखने को मिल जाएगा, मतलब कि अल्टरनेटिव करंट या फिर AC पावर सप्लाई में देखने को मिलेगी, जो कि बाहर लगे प्लांटों में जनरेट की जाती है। अभी अलग अलग तरीक़ों से जनरेट की जा सकती है, पानी से, कोयले से वगैरह वगैरह, जो कि आपको पता ही होगा। तो सबसे पहला जो टाइप से पावर सप्लाई का वो होता है AC पावर सप्लाई, जिसमें कि हमें AC पावर सप्लाई देखने को मिलती है लोड को। दूसरी पावर सप्लाई होती है जनरली दोस्तों DC पावर सप्लाई, DC यानी डायरेक्ट करंट। तो DC पावर सप्लाई जनरली हमें बैटरी से देखने को मिलती है, चाहे वो आपके मोबाइल की बैटरी हो, चाहे वो लैपटॉप की बैटरी हो, या फिर आपके घरों में जो बैटरी रखी होती है इन्वर्टर के लिए वो बैटरी हो। हालांकि घर में जो बैटरी होती है उस बैटरी को हम AC में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम अपने घरों में यूज ले पाते हैं इन्वर्टर को। अगर आप नहीं जानते तो उसके पहले हम इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट पूरा समझ चुके हैं, तो आप उसको एक बार जरूर से देखिए, तब आपको यहाँ से समझ में आएगा। इसके बाद दोस्तों होती है लीनियर पावर सप्लाई। अब देखिए, मान लीजिए हमें AC को DC में कन्वर्ट करना है। अब ये तो AC पावर सप्लाई हो गई और DC पावर सप्लाई हो गई। अब AC को हमें DC में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आ जाती है दोस्तों लीनियर पावर सप्लाई। इसके बारे में आगे हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। इसके बाद होती है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब देखिए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई लीनियर पावर सप्लाई का ही थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन है, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर का। इसके बाद होती है स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद होती है दोस्तों अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या फिर UPS, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम AC पावर सप्लाई के बारे में जानते हैं, DC पावर सप्लाई के बारे में जानते ही हैं, SMPS को हम पढ़ रहे हैं, UPS के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब थोड़ा बहुत लीनियर पावर सप्लाई और रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पावर सप्लाई की। अब देखिए, लीनियर पावर सप्लाई में जनरली यहाँ पर 3 कंपोनेंट जनरली यूज होते हैं। ये मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले होता है हमारा ट्रांसफार्मर, फिर होता है हमारा रेक्टिफायर और फिर लगा होता है हमारा फिल्टर सर्किट। तो देखिए, जनरली यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए हमें DC चाहिए, तो यहाँ पर होगा क्या, इनपुट में यहाँ पर हम AC पावर सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को, जो कि उस AC को स्टेप डाउन करेगा, मतलब कि उसका वोल्टेज कम करेगा या फिर उसके वोल्टेज को बढ़ाएगा। उसके बाद वो जो हमने ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन किया है पावर सप्लाई को, वो जाएगी डायरेक्टली रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर क्या करेगा, उस AC को डायरेक्टली DC में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद जो उसका आउटपुट रहेगा वो पल्सेटिंग DC फॉर्म में रहेगा। अगर आप नहीं जानते रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में, तो आप समझ लीजिए जो DC पावर सप्लाई होती है वो प्योर DC नहीं होती है, वो भी फ्लक्चुएटेड DC होती है या फिर फ्लक्चुएशन होते हैं उसमें, मान लीजिए पल्सेटिंग DC होती है। इसके बाद हम काम में लेते हैं फिल्टर सर्किट को, जिसमें कि कुछ कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम पल्सेटिंग DC को DC में, मतलब वो भी प्योर DC नहीं होती, लेकिन उससे कुछ बेहतर हद तक उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से, मतलब कि इसमें भी कुछ ना कुछ रिपल रह ही गया है, मतलब कि ये भी जो आप DC देख रहे हैं ये भी प्योर DC नहीं है। तो ये दोस्तों लीनियर पावर सप्लाई होती है इस प्रकार से, जहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर के बाद डायरेक्टली रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, जिसमें हम AC को DC में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें DC पावर सप्लाई आउटपुट में देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ें हैं। पहला कि इसका जो आउटपुट है वो हमें फिक्स DC नहीं मिल रहा है या फिर प्योर DC पावर सप्लाई आउटपुट में नहीं मिल रही। दूसरा, जो सर्किट इसका बनेगा दोस्तों वो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट होती है दोस्तों रेगुलेटेड लीनियर पावर सप्लाई। देखिए, रेगुलेटेड लीनियर पावर सप्लाई में क्या होती है, सब कुछ सेम होता है लीनियर पावर सप्लाई के जैसे, जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर भी होता है, रेक्टिफायर भी होता है, फिल्टर भी होता है। सिर्फ एक चीज़ इसमें और ऐड हो जाती है, जो कि होती है रेगुलेटर या फिर वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर से दोस्तों जो हमारे फिल्टर सर्किट के बाद जो हमें पल्सेटिंग DC मिल रही थी, मतलब कि जिसमें कुछ ना कुछ रिपल्स से ही, मतलब कि वो प्योर DC नहीं थी, उसको हम दे देंगे रेगुलेटर को, वोल्टेज रेगुलेटर को। तो वोल्टेज रेगुलेटर के बाद जो है हमें प्योर DC पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप इसकी वेवफॉर्म को देख सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों पावर सप्लाई में एक मैं आपको कॉमन चीज़ बताता हूं जो कि डिसएडवांटेज है। अब देखिए, रेगुलेटेड लीनियर पावर सप्लाई और लीनियर पावर सप्लाई में एक कॉमन डिसएडवांटेज होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए इनपुट में आपने यहाँ पर 50 वोल्ट दिया, मतलब कि 50 वोल्ट की AC पावर सप्लाई दी, और आउटपुट में मान लीजिए हमें 30 वोल्ट की DC पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। तो ट्रांसफार्मर मान लीजिए हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि इस पावर सप्लाई को स्टेप डाउन करेगा। इसके बाद रेक्टिफायर के थ्रू जो है हमारे रेगुलेटर तक हमें फर्स्ट क्लास जो है DC आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि जो AC पावर सप्लाई होती है वो फ्लक्चुएटेड होती है, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कि उसका मान जो है कम्प्लीटली वेरी करता है टाइम के साथ साथ, वो कांस्टेंट नहीं होती है।
अब मान लीजिए यहाँ पर 85 वोल्ट नहीं आया, जब इनपुट में ही 50 वोल्ट नहीं आया तो सारी सर्किटरी में जो हमें वोल्टेज ओवरऑल देखने को मिलेगा वो भी हमें लगभग कम देखने को मिलेगा। तो इस वजह से दोस्तों इसका जो आउटपुट है वो इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि इनपुट के साथ इसका आउटपुट भी कुछ ना कुछ वेरी करता है। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक होता है लीनियर पावर सप्लाई और रेगुलेटेड पावर सप्लाई का। इसकी वजह से दोस्तों हम एसएमपीएस पावर सप्लाई को काम में लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर डिसएडवांटेज हैं पावर सप्लाई के, जैसे कि अगर हम सर्किट डिज़ाइन करें, मान लीजिए हमें आउटपुट में 50 वोल्ट चाहिए डीसी, इनपुट में हम 250 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं एसी का, तो उसमें जो सर्किट्स बनेगा, जो कंपोनेंट्स बनेंगे, उनका जो साइज होगा वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो बहुत बल्कि होगा, रेक्टिफायर सर्किट भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स के साइज भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बड़े हो जाएंगे। हालांकि जो हमारा सर्किट रहेगा वो ओवरऑल सिंपल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो सर्किट का साइज है वो बढ़ जाएगा। सर्किट के साइज के बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट वगैरह भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसीलिए दोस्तों हम काम में लेते हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई का, जिसका कि पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का। अब यहाँ पर दोस्तों जनरली हम रेक्टिफायर वगैरह का तो यूज़ करते ही हैं। देखिए यहाँ पर करते क्या है, जैसे कि इसका आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लगा हुआ है इनपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर, जो कि क्या करेगा, उस एसी पावर सप्लाई को सबसे पहले तो फिल्टरेशन का काम करेगा, जैसे इनपुट में देखिए उस मतलब कि लाइन फिल्टर का काम करेगा। उसके बाद इसको दिया जाएगा रेक्टिफायर को, जो कि उस एसी को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, और फिर उस डीसी पावर सप्लाई से जितनी हमें ज़रूरत है आउटपुट पर, जितनी भी डीसी पावर सप्लाई की हमें ज़रूरत है आउटपुट पर, तो उस डीसी पावर सप्लाई से हम हाई फ्रिक्वेंसी स्विचेस को काम में लेके उस पावर सप्लाई को जनरेट करते हैं स्विचिंग की मदद से। अब देखिए इस स्विचिंग के बारे में मैंने जब आपको इन्वर्टर समझाया था, इन्वर्टर के बारे में बताया था, तो उस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली डिटेल से बताया था कि कैसे क्या स्विचिंग सर्किट्स होता है, कैसे क्या स्विचिंग सर्किट्स काम में लेते हैं, और वो भी एकदम आसान भाषा में समझाया था। तो अगर आप नहीं जानते कि कैसे क्या स्विचिंग होती है तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। लिंक मैं आप सभी को डिस्कशन में देने वाला हूँ, तो जरूर से आप चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट में ये यहाँ से डीसी में कन्वर्ट होने के बाद ये हाई फ्रिक्वेंसी स्विचेस को जाती है, जहाँ पर हमारे मॉसफेट और आईजीबीटी जैसे जो है ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि स्विचिंग का काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पावर ट्रांसफार्मर है, ये हमारा आउटपुट है, फिल्टर है, और यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ कनेक्टेड होती है, जो कि होती है यहाँ पर कंट्रोल सर्किट। इसी को हम फीडबैक सर्किट भी बोलते हैं। अब मान लीजिए आउटपुट में आपको 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है, 5 वोल्ट डीसी की आपको ज़रूरत है, आउटपुट में आपको 5 वोल्ट डीसी चाहिए। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 की जगह 8 वोल्ट डीसी मिलने लगा, मतलब कि पावर सप्लाई जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो कंट्रोल सर्किट क्या करेगा कि एक यहाँ से फीडबैक भेजेगा हमारी PWM IC को, या फिर जो हमारे स्विचिंग सेक्शन है उसको, कि भैया वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, इसको कम कीजिए। तो जो स्विचिंग स्पीड है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, जिससे हमें आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। या फिर मान लीजिए वोल्टेज हमारा और कम हो गया, 5 वोल्ट से मान लीजिए 4 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, वोल्टेज हमारा और कम हो गया, हमें तो चाहिए 5 वोल्ट है। तो उस टाइम भी जो कंट्रोल सर्किट है, जो फीडबैक सर्किट है, वो एक सिग्नल जनरेट करके भेजेगा PWM IC को या फिर यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी स्विचेस को, कि भैया जो है यहाँ पर वोल्टेज कम हो गया है तो स्विचिंग थोड़ा बढ़ा दो ताकि वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट मेंटेन रहे। तो इस तरीके से दोस्तों 5 वोल्ट हमें मेंटेन मतलब कांस्टेंट देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पावर सप्लाई यहाँ पर काम करती है। स्विचिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, इन्वर्टर वाली वीडियो में तो कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सर्किट से ये हमारा PWM IC है। PWM IC जनरली दोस्तों ट्रिगर सिग्नल को जनरेट करती है, जो कि बताती है हमारे ट्रांजिस्टर को कि कब आपको ऑन ऑफ होना है। ये हमारे ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट देख सकते हैं, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर, तो इसको हम SM ट्रांसफार्मर भी जनरली बोलते हैं। इसके अलावा जो ये पावर सप्लाई है, इसको हम कितने भी वोल्टेज के लिए डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक ही सर्किट से 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 अलग अलग वोल्टेज चाहिए, तो उस तरीके से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्टेज चाहिए आउटपुट में, तो वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल वोल्टेज चाहिए तो उसके हिसाब से भी हम इस पावर सप्लाई को डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों एसएमपीएस पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्विचिंग के लिए आप जो उस वीडियो को जरूर से आप चेकआउट कीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज की, कि इसका क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले दोस्तों एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अब ऑब्वियसली दोस्तों एफिशिएंसी की बात करें तो जितना हमें पावर सप्लाई की जरूरत है
उतनी पावर सप्लाई हम बना रहे हैं तो वो ज़्यादा कहीं वेस्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए एक तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसके बाद साइज इस सर्किट का बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए आउटपुट में, तो साइज इसका बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब साइज छोटा है तो दोस्तों हमारा वेट भी बहुत ही कम होता है, तो ये लाइटर वेट, इसलिए इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यानी हायर एफिशिएंसी, स्मॉलर साइज और लाइटर वेट। इसके बाद हीट डिसिपेशन इज वेरी लो। अब देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में, जो कि ज़्यादा वोल्टेज को हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इंडक्टिव होता है, मतलब कि हम उसको स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को, उसको हम वेस्ट नहीं जाने देते, और जितनी हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। तो हीट डिसिपेशन इज़ वेरी लो। इसके बाद बात करें इनपुट वोल्टेज रेंज की, तो 90 वोल्ट से 270 वोल्ट तक का ही इनपुट यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा बात करें तो हाई प्रिसीजन वोल्टेज रेगुलेशन होता है। हाई प्रिसीजन का मतलब ये कि मान लीजिए हमें 5 वोल्ट चाहिए तो हमें 5 वोल्ट ही मिलेगा, उसमें मान लीजिए 1% ही इधर उधर होगा, बाकी हमें प्रिसाइजली वोल्टेज ही देखने को मिलेगा 5 वोल्ट। 12 वोल्ट चाहिए तो हमें 12 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। इसके बाद लो आउटपुट नॉइज रिपल मिलेगा, जैसा कि हमें लीनियर पावर सप्लाई में देखने को मिल रहा था कि वहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा था फिल्टर के बाद वो उसमें रिपल था, मतलब जो डीसी पावर सप्लाई में जो आउटपुट थी उसमें कुछ ना कुछ रिपल था। तो यहाँ पर रिपल देखने को नहीं मिलता है। इसमें विदाउट अलग से कोई वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ किए बिना ही हमें डायरेक्टली प्योर डीसी देखने को मिल रही। तो ये कुछ एडवांटेज हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई की, जिनके वजह से हम एसएमपीएस पावर सप्लाई को काम में लेते हैं। इसके बाद हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो देखिए सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि देखिए हमने जो है हाई फ्रिक्वेंसी वाले स्विचेस मतलब कि ट्रांजिस्टर का यूज किया, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया, तो सर्किट बहुत सारे हो जाते हैं। साइज बहुत ऑब्वियसली छोटा होता है, लेकिन अब साइज ओके छोटा होता है, लेकिन जो सर्किट बनाना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद इसमें लाइन फिल्टर जरूर से लगा होता है। अब देखिए लाइन फिल्टर वगैरह ये सब चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी। इसके पहले भी मैं एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ करीब कुछ टाइम पहले, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो उसको भी एक बार आप जरूर से देखिएगा, जिसमें कि आप इसकी वर्किंग समझेंगे कि कैसे क्या इसकी वर्किंग होती है। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन की कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखिए शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था ये एक प्रकार की सर्किटरी है, एक प्रकार की पावर सप्लाई है। इसको हम अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पावर सप्लाई है, सबसे ज़्यादा मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा यूज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह। चाहे हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो, जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर रखे होते हैं हमारे, तो उसमें भी आप देखेंगे तो जो सीपीयू जो बड़ा सा बॉक्स होता है उसमें भी आप अंदर देखेंगे तो एक एसएमपीएस बॉक्स लगा होता है, जिसके मदद से ही जो है पावर सप्लाई आपके कंप्यूटर्स को मिलती है। तो हम पर्सनल कंप्यूटर में अब इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद बैटरी चार्जर्स की बात करें तो दोस्तों कोई भी बैटरी चार्जर हो, हर एक बैटरी चार्जर हम एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं। चाहे वो आपका सेल फोन का मतलब कि आपके मोबाइल का चार्जर हो, या फिर लैपटॉप का चार्जर हो, या फिर कुछ भी चार्जर हो, तो वहाँ पर हम बैटरी चार्ज करने के लिए एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं। व्हीकल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हर जगह यूज़ करते ही करते हैं। इसके बाद अगर लाइटिंग की, तो लाइटिंग में भी कई जगह इसको यूज में काम में लेते हैं, और स्पेस स्टेशन में भी हम एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज़ लेते हैं। अब देखिए एसएमपीएस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह ज़्यादातर यूज होने वाली पावर सप्लाई है, क्योंकि इसमें जो है हमें वोल्टेज जो है प्रिसाइजली देखने को मिलता है, मतलब कि 5 चाहिए तो 5 ही होगा, 1% ही इधर उधर होगा, अदरवाइज 5 वोल्ट ही रहने वाला है वो। तो इस वजह से हम एसएमपीएस पावर सप्लाई को काम में लेते हैं। इसके बाद बात करें टोपोलॉजी ऑफ एसएमपीएस कि ये कितने डिफरेंट टाइप्स से इनको हम डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें जनरली होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर, इसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। इसके बाद फ्लाईबैक कन्वर्टर होता है और फॉरवर्ड कन्वर्टर होता है। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ताकि एग्जाम अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने फ्लाईबैक कन्वर्टर को। तो देखिए फ्लाईबैक कन्वर्टर जनरली एसएमपीएस सर्किट का ही एक प्रकार है, ठीक है। इसमें हम वो सारे कंपोनेंट्स यूज नहीं लेते हैं जो हम एसी टू डीसी में काम में लेते हैं। इसका आउटपुट मान लीजिए जो हो वो 100 वॉट से कम होता है, तो इस सर्किट को हम डायरेक्टली जो ट्रांजिस्टर होता है उसको सेल बायस करके वगैरह वगैरह इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं। इसके बाद होता है फॉरवर्ड कन्वर्टर। ये और फ्लाईबैक कन्वर्टर कंप्लीटली सेम ही है, जस्ट यहाँ पर आप समझ लीजिए एक यहाँ पर अलग से कंट्रोल सर्किट हमने यूज कर दिया है जो कि इस ट्रांजिस्टर की स्विचिंग को कंट्रोल कर सकेगा। बाकी कंप्लीटली सेम है, इसका भी आउटपुट 100 वोल्ट के आसपास ही रहता है। देखिए फ्लाईबैक कन्वर्टर और फॉरवर्ड कन्वर्टर के बारे में हमने जान लिया, अब हम बात करते हैं। और एसी टू डीसी कन्वर्टर भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बारे में जानते हैं। तो देखिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर को जनरली हम चॉपर भी बोलते हैं,
डीसी टू डीसी आप समझ सकते हैं, जो कि डीसी वोल्टेज के एक लेवल से डीसी वोल्टेज के दूसरी लेवल तक शिफ्ट करते हैं या फिर कन्वर्ट करें, तो उसको हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर जनरली बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डीसी टू डीसी कन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लीनियर रेगुलेटर और बाकी होते हैं स्विचिंग रेगुलेटर। स्विचिंग रेगुलेटर जो कि चॉपर जिनको कि हम पढ़ने वाले हैं। तो जो लीनियर रेगुलेटर होते हैं, जो कि मैं पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि जो ज़्यादा वोल्टेज होता है उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट करते हैं, जिसमें कि कुछ अलग अलग रेगुलेटर आईसी होती हैं 7805, 7812, मतलब कि 7905, 7912 वगैरह वगैरह। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट में वोल्टेज मिलता है, तो अलग अलग रेगुलेटर यहाँ पर होते हैं। इसके बाद बात करें चॉपर्स की, तो चॉपर में दोस्तों बक बूस्ट कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर वगैरह होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप डाउन चॉपर की। देखिए नाम में ही आपको समझ में आ रहा हो स्टेप डाउन, जो कि वोल्टेज को डाउन करेगा, मतलब कि कम करेगा। तो ये इनपुट में डीसी वोल्टेज को लेके आउटपुट में हमें स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज देता है। मान लीजिए हमें 12 वोल्ट से हमें 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई चाहिए, तो 12 वोल्ट इनपुट में देंगे हम स्टेप डाउन चॉपर के और आउटपुट में हमें 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। इसके बाद बात करें स्टेप अप चॉपर की, तो ये जस्ट स्टेप डाउन चॉपर का उल्टा है। इसमें हम क्या करते हैं, जो डीसी पावर सप्लाई होती है उसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं। मान लीजिए इनपुट में हमने 5 वोल्ट दिया, आउटपुट में 18 वोल्ट का चाहिए, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा उसको इस प्रकार से कन्फिगर करने के बाद। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जिसमें जो डायोड है देख सकते हैं ये स्विच के पैरेलल में कनेक्ट है, तो वो समझ लीजिए आपका स्टेप डाउन यहाँ पर चॉपर है। इसके बाद जिसमें यहाँ पर भी देख सकते हैं स्विच के पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पर एक और हम क्या यूज कर रहे हैं, इंडक्टर को काम में ले रहे हैं, इंडक्टर और डायोड दोनों सीरीज में। तो ये हमारा स्टेप अप चॉपर होता है। इसके बाद दोस्तों एक और सर्किट होता है जो कि बक बूस्ट दोनों का ही काम कर लेता है, मतलब कि एक ही चिप पर हम दोनों ही सर्किट को डिजाइन कर देते हैं, तो वो बक बूस्ट दोनों का ही काम कर जाता है। मान लीजिए कहीं कहीं हमें दोनों की ही जरूरत है, कभी कभी डीसी वोल्टेज को बढ़ाना है, कभी कभी घटाना है, तो वहाँ पर भी हम डायरेक्टली उस प्रकार के बक बूस्ट कन्वर्टर को हम यूज में लेते हैं। अब जो हमारा स्टेप अप चॉपर होता है इसको हम बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं। स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ा रहा है, बूस्ट यानी कुछ बढ़ा रहा है। स्टेप डाउन चॉपर को हम बक कन्वर्टर बोलते हैं, जो कि वोल्टेज को घटा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर होते हैं, इनका भी बहुत जगह यूज किया जाता है। तो अब हम इसके दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। हम ज़्यादा एमसीक्यू नहीं, थोड़े ही बहुत एमसीक्यू यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो दूंगा वो एमसीक्यू की होगी, जिसमें कि जो अब तक मैंने आपको जो बताया इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, उस सभी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है यहाँ तक तो आप प्लीज़ इसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, चित्र प्रदर्शित परिपथ है, चित्र में कौन सा सर्किट दिया गया है, कौन सा परिपथ दिया गया है। स्टेप अप चॉपर है, स्टेप डाउन चॉपर है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, या फिर एसी टू डीसी कन्वर्टर है। तो आप सभी को ये बताना है। अब देखिए ये चॉपर का ही सर्किट है, मतलब कि ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर तो है ही, लेकिन अभी कौन सा है, स्टेप अप है स्टेप डाउन है, दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि जिसमें डायोड और स्विच वगैरह ही हो तो वहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज को कम किया जाता है, मतलब कि स्टेप डाउन चॉपर होता है। तो इसका बी आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी स्टेप डाउन चॉपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर रहित परिवर्तक के निर्माण में निम्न में से कौन सी आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आईसी नंबर वगैरह दिया है, आईसी 14895 या फिर आईसी 7402 या फिर आईसी LM555। तो देखिए सभी आईसीज का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करें, स्टेप डाउन परिवर्तक डैश परिवर्तक के समान कार्य करता है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, बूस्ट, बक या फिर चॉपर या फिर एसी टू डीसी। तो अब देखिए जो स्टेप डाउन परिवर्तक यानी स्टेप डाउन चॉपर ही है ये। अब ये चॉपर तो है ही, यहाँ पर जस्ट इसका दूसरा नाम पूछा गया है। तो देखिए स्टेप डाउन जो परिवर्तक होता है, मतलब स्टेप डाउन चॉपर होता है, उसको हम बक कन्वर्टर की बोलते हैं, बक कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे स्टेप अप परिवर्तक का पूछ लिया है कि स्टेप अप परिवर्तकों के नाम से भी जाना जाता है। तो अगेन ऑप्शन वही है हमारे, बक है, बूस्ट है, चॉपर बोलते हैं या फिर एसी टू डीसी कन्वर्टर बोलते हैं। तो अभी चॉपर तो है ही, लेकिन जो स्टेप अप मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाता है यानी बूस्ट करता है, तो उसको हम बूस्ट कन्वर्टर भी जनरली बोलते हैं कई कई जगह पर। तो इसका आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगेन हमसे पूछा गया है कि चित्र प्रदर्शित परिपथ है, चित्र में कौन सा सर्किट दिखाया गया है, किस चॉपर का दिखाया गया है। ऑप्शन हमारे वही हैं, स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर या फिर एसी टू डीसी कन्वर्टर।
अब देखिए ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर तो है ही, लेकिन मतलब कि चॉपर तो है ही, लेकिन कौन सा है, स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है। तो देखिए यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं किसका, इंडक्टर को हम काम में ले रहे हैं। तो जहाँ पर इंडक्टर को हम काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है स्टेप अप, जहाँ पर हम वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद डीसी मोटर की रीजनरेटिव ब्रेकिंग हेतु निम्न में से कौन सा चॉपर प्रयोग होता है। अब देखिए जहाँ जहाँ जिस सर्किट में हम डीसी मोटर को काम में लेते हैं, मान लीजिए उस सर्किट, मान लीजिए जिस व्हीकल में हम डीसी मोटर को काम में लेते हैं, मान लीजिए इसको रोक रहे हैं। आज के टाइम पे आप सभी ने देखा होगा कि काफ़ी सारे यहाँ पर हम मोटर्स को काम में लेने लगे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई हैं। तो वहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, वहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग को काम में लेते हैं। मतलब कि जब हम रोकते हैं तो वो ब्रेक से नहीं रुकते, वो मोटर्स की पावर से ही रुकता है, और उससे मोटर जो एक पावर जनरेट करती है ब्रेक लगाने से। मतलब कौन सा चॉपर यहाँ पर काम में लिया जाता है, तो एसी लिंक चॉपर है, स्टेप अप चॉपर है, स्टेप डाउन चॉपर है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेप अप चॉपर। क्योंकि जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है तो वोल्टेज उतना जनरेट नहीं कर पाते हमारे रीजनरेटिव ब्रेकिंग से उतना वोल्टेज जनरेट नहीं होता है, तो उसको हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो स्टेप अप चॉपर जनरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीसी से डीसी परिवर्तक में आईसी, मतलब कौन सी आईसी प्रयुक्त होती है। आईसी हमें पूछा गया है IC LM2585, IC LT1073, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा बोथ ए एंड बी। तो बस दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ एमसीक्यू को देखें, बाकी इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेंगी उसमें कि मैं आपको कंप्लीटली एमसीक्यू बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जितने भी मैंने आपको सिलेबस पर वीडियो दी है, और जितने पर नहीं भी दी उन पर भी मैं कोशिश करूंगा आपको देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम यहाँ पर बताया, ओनली 5 ही दिन रह गए हैं। तो हम लेकिन कोशिश जरूर से करेंगे आपको सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू प्रोवाइड करने की। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। और अगर आपको कहीं डाउट रह गए हो, यहाँ पर कहीं आपको समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।